और शुरुआती इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में कल एक पुलिस अफसर मिलिटेंटों के साथ पकड़ा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देविंदर सिंह मिलिटेंटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी एसपी के साथ हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर नवेद बाबू भी पकड़ा गया है। नवेद बाबू पर कई बैरूनी रियासतों के मजदूरों को मारने का इल्जाम है। पुलिस ने कहा है कि इसकी नजर नवेद बाबू की हर हरकत पर थी। पुलिस ने अनंतनाग के वनपोह इलाके में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर एक गाड़ी का घेराव किया और इसमें डिप्टी एसपी मिलिटेंट नवेद बाबू और इसके साथी आसिफ को पकड़ लिया गया। इनके कब्जे से पुलिस ने एक AK-47 और 2 पिस्तौल बरामद किए हैं। डिप्टी एसपी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंटी हाईजैकिंग में पोस्टिंग पर था और इसे गुज़िश्ता साल सदर जमहूरिया के हाथों एजाज से भी नवाजा जा चुका है। और इस खबर पर और बातचीत करेंगे, सीधे कश्मीर का रुख करेंगे जहां से कश्मीर का हमारे एडिटर मनोज कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज कौल जी, जिस तरह से खबर आ रही है कि मिलिटेंटों के साथ एक डिप्टी एसपी को भी गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक और लैप्स इसे कहा जाएगा। देखें हुरेरा, ये गिरफ्तारी कल अमल में लाई गई है कि जैसा आपने कहा कि देविंदर सिंह नामी डीएसपी जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और कि पुलिस ने ये कंफर्म किया। हमने कल ही ये खबर चलाई थी पहले कि 2 मिलिटेंट पकड़े गए हैं। जो वनपू का इलाका है वहां पर एक नाका लगाया हुआ था और एक कार में ये 3 लोग जा रहे थे, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 2 मिलिटेंट जिनमें नवीद बाबू और आसिफ नाम के मिलिटेंट शामिल हैं, वो भी जा रहे थे और डीएसपी को उस वक्त हिरासत में लिया गया था। हालांकि काफी देर तक पुलिस जो है इस खबर को कंफर्म नहीं कर रही थी, लेकिन अभी जिस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, आज सुबह मेरी आईजीपी कश्मीर से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हाँ, उनको अरेस्ट किया गया है। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से इनका रिकॉर्ड है उसमें ये कहा गया है कि जो ये डीएसपी है जो कि बेसिकली त्राल का रहने वाला है देविंदर सिंह, और श्रीनगर में भी इसका एक मकान है और इनका जो पोस्टिंग रही है काफी जो अहम जगह है वहाँ पोस्टिंग रही है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है वो वगैरह उसमें भी ये पोस्ट रहा है। एंटी हाईजैकिंग जो विंग होती है जम्मू कश्मीर पुलिस की उसमें भी इसकी पोस्टिंग रही है और जैसे आपने कहा कि उसको मेडल से भी नवाजा गया है। तो अब ये देखना जरूरी होगा कि आखिर किस तरह से ये इन्वॉल्वमेंट है, क्या ये डीएसपी डायरेक्टली इन मिलिटेंट्स के साथ इन्वॉल्व है या नहीं है, इस के बारे में पुलिस अभी छानबीन कर रही है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिनकी अभी तक जो है तस्दीक नहीं हो पाई है। ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है ये जो 2 मिलिटेंट इसमें उसके साथ उस वक्त सफर कर रहे थे गाड़ी में, और हो सकता है कि उनको सरेंडर करना हो। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी जो शक की सुई है वो ये कहा जा रहा है, जो खबरें हैं जिनकी अभी पुलिस ने तस्दीक नहीं की है कि ये डीएसपी शायद मिलिटेंट्स के साथ मिला होगा। अब ये देखना होगा कि जैसे ही इसका जो पूछताछ की जाएगी, पूछताछ के बाद किस तरह की खबरें सामने आती हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल पाती है, उससे डेफिनेटली जो है एक पता चल जाएगा कि आखिर किस तरह का ये मामला है। हाँ, ये जरूर है कि अगर डीएसपी रैंक का आदमी मिलिटेंट्स के साथ मिला हुआ है तो एक बहुत बड़ा लैप्स हो सकता है, बहुत बड़ी आप ये कह सकते हैं बहुत बड़ा बिल्कुल मनोज, जब इस रैंक का ऑफिसर अगर मिलिटेंटों के साथ पकड़ा जाता है तो मामला बहुत सेंसिटिव हो जाता है। मनोज, कहा यह भी जा रहा है कि इस पुलिस वाले के घर पर भी एक तरह से जांच पड़ताल चल रही है और जो इंतजामिया है बहुत बारीकी से सारे मामले को देख रही है। जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि इसको अरेस्ट किया गया है तो उसके बाद से जो उसके घर जो है 2 मकान है उससे, कि बेसिकली रहने वाला त्राल का है जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आता है और फिलहाल श्रीनगर में भी इसका घर है। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पर भी कुछ छापेमारी की गई है। हालांकि एक रिपोर्ट भी थी कि शायद वहाँ से कुछ हथियार भी बरामद हुआ है, लेकिन पुलिस अभी इस बारे में अब कोई इन्फॉर्मेशन वाजे तौर पे नहीं दे रही है। लेकिन पुलिस, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पुलिस हर एंगल को खंगाल रही है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि ये देखने की आखिर ये डीएसपी अगर इन 2 मिलिटेंट्स के साथ था तो क्यों कर था, क्या उनके साथ ये डीएसपी मिला हुआ है। क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी थी कि ये
जो 2 मिलिटेंट है, नवीद बाबू और दूसरा उसका जो साथी है, ये दिल्ली जाने की फिराक में थे। ये भी खबरें हैं। अभी तक जितनी भी खबरें मिल रही हैं उनकी तस्दीक पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। पुलिस लगातार जो तीनों ये लोग हैं, चाहे पीएसपी हो चाहे वो 2 मिलिटेंट हैं जिनको इन्होंने अरेस्ट किया है, उनसे पूछताछ करके उसके बाद पुलिस क्या बताएगी आखिरकार क्या मामला असल में क्या है, किस तरह की हकीकत क्या है। फिलहाल जराये से ही हमें कुछ खबरें सामने आ रही हैं जो हम नाज़रीन के साथ शेयर करें। वो ये है कि फिलहाल जो पुलिस है वो ये कोशिश कर रही है कि ये पूरी तरह से ये पता किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, अगर इस खबर को इस एंगल से देखा जाए कि पुलिस इंतजामिया के लिए एक बड़ी कामयाबी भी है कि क्योंकि इसमें नवेद बाबू जो मिलिटेंट है ये कई वारदातों में शामिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। नवीद बाबू चूंकि पुलिस का ही रेजर्ट, उससे पुलिस में काम कर रहा था, उसके बाद वहां से भगोड़ा हो गया और काफी जो है वो एक्टिव रहा है और एक बहुत जो बड़ा कमांडर माना जाता था हिजबुल मुजाहिदीन का, और पुलिस को काफी अरसे से इसकी तलाश थी। तो एक इतना बड़ा कमांडर पकड़ा जाना पुलिस के लिए निहायत ही बड़ी कामयाबी है। और लेकिन साथ ही जिस तरह से इसमें एक डीएसपी भी पकड़ा गया है वो पुलिस के लिए एक परेशानी का बात हो सकता है, क्योंकि अगर इस तरह का अगर वो वाकई मिलिटेंट के साथ मिला हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब ये देखना होगा पुलिस अमले को कि इस तरह के अगर कोई और ब्लैक शिप्स पुलिस में है तो उनके खिलाफ किस तरह। बिल्कुल, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच जैसे कंप्लीट होती है उसके बाद ही सारी सच्चाई जो है, असल हकीकत जो है वो सामने आएगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है बहुत हसास मामला है, इस वजह से पुलिस भी तमाम जावियों पर नजर बनाए हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज को कॉल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर मजीद अपडेट देने के लिए। उधर जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के तराल में इनकाउंटर जारी है। यह इनकाउंटर तराल के गुलशनपुरा इलाके में जारी है। इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है, ताहम दोनों जानिब से गोलियों का तबादला भी जारी है। इनकाउंटर में 2 से 3 मिलिटेंट फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। और इस इनकाउंटर पर अपडेट लेने के लिए सीधे मंजूर के पास चलेंगे। हमारे नुमाइंदे मंजूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर, इस इनकाउंटर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? सुबह आपसे बात हुई थी, उस वक्त गोलियों का तबादला चल रहा था, सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक तरह से मुहासरा कर लिया है। कितने मिलिटेंट इस इनकाउंटर में बताए जाते हैं? ये जो एनकाउंटर था इसमें बताया जाता है अभी तक मतलब पुलिस की जानिब कंफर्मेशन नहीं मिली है कि कितने मिलिटेंट मारे गए, लेकिन बताया जाता है कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। लेकिन अगर कुछ वक्त के लिए फायरिंग रुक गई थी तो हम अब दोबारा फायरिंग शुरू हो गई है। पुलिस के मुताबिक जो जहां पर मिलिटेंट छुपे हैं वहां अभी तक जो अगर लाशें अंदर पड़ी है तो वो अभी बाहर नहीं निकाली गई है, लेकिन अभी भी वहां से गोलियां आ रही हैं और यहाँ से भी ये फोर्सेस वापस जवाबी कार्रवाई कर रही है। अभी जो एनकाउंटर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये बताया जाता है कि 2 मिलिटेंट मारे गए, लेकिन पहले जो बताया गया था कि इलाके में 3 मिलिटेंट मौजूद है। इससे लगता है कि अगर 2 मिलिटेंट मारे गए तो और 1 मिलिटेंट भी शायद अभी मौजूद है जो अभी भी फायरिंग कर रहा है। बिल्कुल मंजूर, इलाके में इस वक्त किस तरह के हालात हैं? क्या अभी भी गोलियों का तबादला चल रहा है? जी सर, अभी भी जो कुछ देर के लिए फायरिंग रुक गई थी, लेकिन अभी वो जो फायरिंग है वो दोबारा रिज्यूम हो गई। तो इससे लगता है कि वो एनकाउंटर और थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद जो रिपोर्ट्स आएंगे तो वो आपके सामने रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मंजूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर हम अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि ओमान के सुल्तान की मौत का मामला है, जहां हुकूमत हिंद ने एक दिन सोग मनाने का ऐलान किया है। जी हां, कल यानी 13 जनवरी को पूरे मुल्क में यानी हिंदुस्तान में सोग मनाया जाएगा। हिंदुस्तान में कौमी परचम निस्फ लहराया जाएगा, यानी झंडे को आधा झुका दिया जाएगा कौमी परचम को। सरकारी सतह पर कोई भी तकरीब मुनक्किद नहीं होगी। सुल्तान बिन काबूस की तालीम और तरबियत हिंदुस्तान में ही हुई थी। तो आपको बताते चलें कि ओमान के सुल्तान का इंतकाल हो गया था 2 दिन पहले, जिस पर हिंदुस्तान ने काफी दुख और रंज का इजहार किया था। और अब खबर आ रही है कि हुकूमत हिंद ने एक दिन सोग मनाने का ऐलान किया है। यही वजह कि कल पूरे मुल्क में
सोग मनाया जाएगा और हिंदुस्तान का कौमी परचम निस्फ झुका दिया जाएगा, यानी आधा ही एक तरह से लहराया जाएगा। आपको बताते चलें कि ओमान के सुल्तान काबूस की तालीम हिंदुस्तान में ही हुई है, जिसकी वजह से ये एक दुख की घड़ी हिंदुस्तान के लिए भी है, जिस पर हिंदुस्तान की सरकार ने ऐलान किया है कि एक दिन का सोग मनाया जाएगा। और अब बात वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे की करेंगे। आपको बता दें कि 2 रोजा दौरे का कोलकाता में 2 रोजा दौरे पर हैं। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर हावड़ा के बेलियोर मठ से आवाम से खिताब किया। वजीर आजम ने खिताब के दौरान CAA से मुतालिक भी बयान दिया। वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान के आइन को मानने वाला कोई भी शहरियत ले सकता है। हमने गांधी की बातों पर अमल किया है। हम शहरियत दे रहे हैं, शहरियत ले नहीं रहे, लेकिन इस पर अपोजिशन सियासत कर रही है। होना चाहिए कि दूसरे देश से किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो भारत में आस्था रखता है, भारत के संविधान को मानता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। कोई दुविधा नहीं है इसमें। मैं फिर कहूंगा, सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। स्वतंत्रता के बाद पूज्य महात्मा गांधी से लेकर तब के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का यही कहना था कि भारत को ऐसे लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिन पर उनके धर्म की वजह से पाकिस्तान में अत्याचार किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिलाने वाले महान सपूतों की इच्छा का ही हमने सिर्फ पालन किया है। जो महात्मा गांधी कह के गए उस काम को हमने किया है। नागरिकता दे ही रहे हैं। किसी की भी नागरिकता छीन नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, वो राजनीतिक खेल खेलने वाले समझने को तैयार नहीं है। अपने राजनीतिक कारणों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लगातार भ्रम फैला रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज का युवा ही ऐसे लोगों का भ्रम भी दूर कर रहा है। सुधार जैसे अनेक कदमों के कारण कार्गो के क्लियरेंस और उसके ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े समय में कमी आई। टर्न अराउंड टाइम बीते 5 वर्ष में घटकर लगभग आधा हो गया। ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 79 रैंक का सुधार हुआ है। साथियों, आने वाले समय में वाटर कनेक्टिविटी के विस्तार का बहुत अधिक लाभ पश्चिम बंगाल को होगा, कोलकाता को होगा। यहां के किसानों, उद्योगों और श्रमिकों को होगा। यहां के मेरे मछुआरे भाइयों बहनों को होगा। हमारे मछुआरे भाई जल संपदा का पूरा इस्तेमाल कर पाएं, इसके लिए सरकार ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम चला रही है। इसके तहत उन्हें इस क्षेत्र में वैल्यू एडिशन करने के साथ ही
ट्रॉलर्स के आधुनिकीकरण में भी मदद की जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मछुआरों को अब बैंकों से सस्ता और आसान ऋण भी उपलब्ध हो रहा है। एक तरफ हमने अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया है, उसी को ताकत देने वाला और उसी से अधिकतम फायदा लेने वाला अलग फिशरीज मिनिस्ट्री भी बनाई है। यानी विकास को हम कहां ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं, उसका संकेत इन रचनाओं में भी समाहित है। साथियों, पोर्ट लेड डेवलपमेंट एक व्यापक इकोसिस्टम का विकास करता है। इस जल संपदा का उपयोग पर्यटन के लिए, समुद्री पर्यटन, नदी जल पर्यटन, आजकल लोग क्रूज के लिए विदेशों में चले जाते हैं। ये सारी चीजें हमारे यहां बहुत आसानी से विकास किया जा सकता है। ये सुखद संयोग है कि कल ही पश्चिम बंगाल की कला और संस्कृति से जुड़े बड़े सेंटर्स के आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई और आज यहां वाटर टूरिज्म से जुड़ी बड़ी स्कीम लॉन्च हुई है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना से पश्चिम बंगाल के टूरिज्म उद्योग को नया आयाम मिलने वाला है। यहां 32 एकड़ जमीन पर जब गंगा जी के दर्शन के लिए आरामदायक सुविधाएं तैयार होगी, तब इससे टूरिस्टों को भी लाभ मिलेगा। बहनों और भाइयों, सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, सरकार द्वारा पूरे देश में पोर्ट से जुड़े शहरों और क्लस्टर्स में एक्वेरियम, वाटर पार्क, सी म्यूजियम, क्रूज और वाटर स्पोर्ट्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार क्रूज आधारित पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। देश में क्रूज शिप की संख्या जो अभी 150 से करीब 150 के आसपास है, अब उसको हम 1000 तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं। इस विस्तार का लाभ पश्चिम बंगाल को भी अवश्य मिलने वाला है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों को भी मिलने वाला है। साथियों, और इस वक्त बड़ी खबर कोलकाता ही से है, जहां आज एनआरसी और सीएए की मुखालिफत में एहतजाज है। कई तंजीमों का वजीर-ए-आजम के दौरे के खिलाफ धरना जारी है। मौलाना अरशद मदनी आज पार्क सर्कस मैदान में एहतजाज करेंगे। मौलाना अरशद मदनी खवातीन के एहतजाज में शामिल होंगे। जमीयत उलमा बंगाल के ज़ेर-ए-एहतमाम प्रोग्राम में मौलाना मदनी करेंगे शिरकत। तो आपको बताते चलें कि आज कोलकाता में एनआरसी और सीए की मुखालिफत में लगातार एहतजाज जारी रहेगा। पार्क सर्कस के मैदान में जो एहतजाज चल रहा है उसमें मौलाना अरशद मदनी भी शिरकत करेंगे। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारी नुमाइंदा कोलकाता से शबाना एजाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। शबाना, पार्क सर्कस में लगातार एहतजाज चल रहा है शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ, और आज कहा जा रहा है कि जमीयत उलमा हिंद मदनी ग्रुप के मौलाना अरशद मदनी जो कि इसके सरबराह हैं, वो भी शिरकत करने वाले हैं। जी बिल्कुल, अभी जोहर के बाद उनका प्रोग्राम है पार्क सर्कस मैदान में, जहां खवातीन का एहतजाज चल रहा है। आज छठे रोज में खवातीन का एहतजाज जो है वो दाखिल हुआ है, तो छठा दिन है आज एहतजाज का, और आज जो है मौलाना अरशद मदनी इस एहतजाज में शामिल होंगे। वहां वो प्रोग्राम भी करेंगे, खवातीन से मुलाकात भी करेंगे। तो सीए और एनआरसी के खिलाफ जो है एक बड़ा एहतजाज आप देख सकते हैं कि कोलकाता में आज जिस तरह से पूरा धर्मतल्ला इलाका, कल से ही वहाँ मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमें जो सीए और एनआरसी की मुखालफत कर रही हैं वो वहाँ बैठी हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अब जो है कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। वो नेताजी इंडोर स्टेडियम से बाहर निकलेंगे और उसके बाद जो है वो एयरपोर्ट जाएंगे।
तो ऐसे में लगातार एहतजाज चल रहा है और खुद ममता बनर्जी की जो तृणमूल छात्र परिषद है वो भी एहतजाज पे बैठी है सीए और एनआरसी के खिलाफ, जहां कल खुद ममता बनर्जी जब वजीर आजम से मुलाकात के बाद वो वहां खुद गई थी। तो एक बड़ा एहतजाज चल रहा है और आज मौलाना अरशद मदनी पार्क सर्कस में जो खवातीन का एहतजाज है वहां वो शामिल होंगे और अपना जो जमीयतुल उलमा हिंद बंगाल के बैनर तले जो है वो अपना एक प्रोग्राम भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही होगी, जैसा कि जमीयतुल उलमा बंगाल के लोगों के मुताबिक कि जो खवातीन का एहतजाज है इसे और भी बड़ा किया जाएगा, क्योंकि कोलकाता में शबाना खबर ये भी आ रही है क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन है। हालांकि आज वो दौरा मुकम्मल करके दिल्ली आ जाएंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कोलकाता में आज भी कई तंजीमों की तरफ से वजीर आजम के इस दौरे की मुखालफत भी की जा रही है। बिल्कुल, कल से ही ये मुखालफत चल रही है और आज भी लोग जो है वो सड़क पर बैठे हैं। धर्मतला इलाके में पूरा एहतजाज जारी है। समाजी और सियासी तंजीमें वहां पर एहतजाज कर रही हैं। कई ऐसे बड़े लीडरान भी हैं, स्टूडेंट्स है वहां पर जो एहतजाज कर रहे हैं और वजीर आजम के दौरे की मुखालफत में जो है वहां बैठे हैं। इसी वजह से आज जब देखें कि जब नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक बड़ी सभा से, हालांकि पोर्ट ट्रस्ट का ये प्रोग्राम था, लेकिन एक बड़ी सभा से वजीर आजम ने जो है खिताब किया है और यहाँ उन्होंने सीए और एनआरसी को लेकर कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर जो डर है, जो बेचैनी है, जो भय है, उसे दूर करने की कोशिश की है। क्योंकि वजीर आजम ने अपने बयान में साफ तौर से कहा है कि नागरिकता जो है वो छीनी नहीं जाएगी। सीए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीने जाने का कानून नहीं है। एक तरह से जो मुखालफत हो रही है, जो लोगों में खौफ का माहौल है कि कहीं ना कहीं कागज दिखाने के बाद, पेपर दिखाने के बाद एनआरसी के नाम पर जो है वो उन्हें हिंदुस्तान की शहरियत से जो है वो बेदखल किया जाएगा। तो ऐसे में लोगों के अंदर जो बेचैनी है, शायद इसका एहसास वजीर आजम को भी है और उन्होंने यही वजह है कि आप साफ तौर से कहा है। बिल्कुल शबाना, इस वक्त एक खबर और कोलकाता से मिल रही है वजीर आजम से जुड़ी हुई कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के काफिले को सियाह झंडे यानी काले झंडे भी दिखाए गए हैं। कितनी सच्चाई है इस खबर में? जी बिल्कुल, सियाह झंडा दिखाया गया है। नेताजी इंडोर स्टेडियम में जब वो दाखिल हो रहे थे तो एक बड़ी तादाद में लोग भी वहाँ पे खड़े थे जो बीजेपी समर्थक थे, जिनके पास पोर्ट ट्रस्ट का कार्ड था, पास था, वो वहाँ पे खड़े थे। उसी में एक बंदा था जो भी उस भीड़ में शामिल था और जब वजीर आजम का काफिला वहाँ पर से गुजरा तो उसी वक्त उसने वो काला झंडा दिखाया है, सियाह झंडा दिखाया है, जिसकी वजह से जो बीजेपी महिला मोर्चा बहुत मुख्तसर में कहा जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प भी हुई है कोलकाता में किसी जगह पर। बिल्कुल, वही जो सियाह झंडा दिखाया गया है आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस के वर्कर की तरफ से, तो बीजेपी महिला जो खवातीन मोर्चा है वो उन्होंने उसको जो है वो बिल्कुल पकड़ लिया और उसके बाद जो है वो बुरी तरह जदोकोब किया गया है। हालांकि पुलिस एहलकार वहां पहुंचे हैं, लेकिन खबर ये मिल रही है कि जो वर्कर है, जो कांग्रेस का वर्कर था जो सियाह झंडा दिखा रहा था, उसे शायद अस्पताल में दाखिल किया गया है। तो जिस तरह से एहतजाज मतलब हालात अब कुल मिलाकर एक तरह से काबू में है। लोगों में एक नाराजगी जरूर है कहीं ना कहीं इस शहरी तरमीमी कानून को लेकर, जिसकी वजह से लगातार ये आवाज उठाई जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहां पर फौरन हाजिर होते हैं। नाजरीन, दिलो दिमाग को अंदर तक छू लेने वाले बेशुमार शेरों के खालिक अहमद फराज अपने अहद के एक ऐसे फनकार थे जिसका फन किसी इलाके या मुल्क की सरहदों में कैद न रहकर पूरी दुनिया के अदब का हिस्सा बन जाया करता है। उर्दू के मकबूल तरीन जदीद शायरों में नुमाया मकाम रखने वाले हर दिल अजीज शायर अहमद फराज का आज 90वां यौम पैदाइश है। इस मौके की मुनासबत से देखिए उनकी शख्सियत और शायरी पर यह खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदा। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों न ए दोस्त हम जुदा हो जाएं। गम दुनिया भी गम यार भी शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिली। इन अशार के खालिक अहमद फराज 12 जनवरी 1931 को सूबे सरहद के इलाका कोहाट में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद अहमद शाह था। जब शायरी शुरू की तो उनका नाम अहमद शाह कोहाटी हुआ करता था, जो बाद में फैज अहमद फैज के मशवरे से अहमद फराज हो गया। अहमद फराज की मादरी जुबान पश्तो थी, लेकिन इब्तिदाही से उन्हें उर्दू लिखने और पढ़ने का शौक था और वक्त के साथ उर्दू जुबान और अदब में उनकी ये दिलचस्पी बढ़ती ही गई।
उनके वालिद उन्हें रियाजी और साइंस की तालीम में आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अहमद फराज का फितरी रुझान अदब और शायरी की तरफ माइल था। इसी शौक के तहत उन्होंने पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में फारसी और उर्दू में एमए की डिग्री हासिल की और बाज़ाब्ता अदब और शायरी का मुताला किया। अपना करियर अहमद फराज ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर शुरू किया। तब वो बीए कर रहे थे और उनका पहला शेरी मजमुआ तन्हा तन्हा भी मंजर आम पर आया था। एमए करने के बाद वो पेशावर यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हो गए। इसके बाद लगातार उनके शेरी मजमूए सामने आते रहे और उनकी शायरी मकबूलियत की बुलंदियां छूती गई। मिसाले दस्ते जुलेखा तपाल चाहता है, ये दिल भी दामने यूसुफ है चाल चाहता है। हक गोई और बेबाकी अहमद फराज की तख्लीकी फितरत का बुनियादी उनसुर थी। चनाचे उन्होंने हुकूमत वक्त और एस्टेब्लिशमेंट की बदउनवानियों के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद की। जनरल जियाउल हक की आमिरियत को सख्त तनकीद का निशाना बनाने की पादाश में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। इसके बाद वो 6 साल तक कनाडा और यूरोप में जलावतन रहे। फराज की शायरी जिन बुनियादी जज्बों से तश्कील हुई है वो हैं एहतिजाज, मज़ाहमत और रोमा। उन्होंने इश्क, मोहब्बत और महबूब से जुड़े हुए ऐसे बारीक एहसासात को शायरी की जुबान दी जो उनसे पहले तक अनछुए थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुशायरों में जितनी मोहब्बत और दिलचस्पी के साथ फराज को सुना गया है उतना शायद ही किसी और शायर को सुना गया हो। ऐ मेरे अब्र करम देखे वीराना जाम, ऐ मेरे अब्र करम देखे वीराना जाम, क्या किसी दश्त पे तूने कभी बारिश नहीं की। फराज की पजीराई हर सतह पर हुई। उन्हें बहुत से एजाजात और इनामात दिए गए, जिनमें हिंदुस्तान से मिलने वाले फिराक, गोरखपुरी अवार्ड और टाटा अवार्ड भी शामिल हैं। फराज का कलाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और पेशावर यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल है। जामिया मिलिया इस्लामिया में उनके काम पर PhD की गई। उनकी शायरी के अंग्रेजी, फ्रांसीसी, हिंदी, युगोस्लावी, रूसी, जर्मन और पंजाबी में तर्जुमे हो चुके हैं।